जापान की प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल ने एसआईआर के तहत स्वगणना का भरा फॉर्म। सीईओ के रवि कुमार भी रहे मौजूद। राज्यपाल बोले, प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो शामिल। 19 वर्षों से बंद पड़ा रांची का डकरा केंद्रीय विद्यालय आज फिर से खुला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया शुभारंभ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जताई प्रतिबद्धता। और राज्य के कई जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। 8 जुलाई तक इसी तरह दिखेगी मानसून की सक्रियता। वर्षापात के आंकड़ों में भी सुधार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। अंतरसेना सम्मानगण निरीक्षक हजरत। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने दोनों देशों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट, मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे।
योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित लोक भवन में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत स्वगणना किया। राज्यपाल ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से आह्वान किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जब बूथ स्तर पदाधिकारी उनके घर गणना प्रपत्र लेकर आएं तो वे उसे तत्काल भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सके। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत कई लोग मौजूद थे। करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह की हत्या को लेकर जमशेदपुर में राजनीतिक गर्म है। उधर हालात को देखते हुए 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु सिंह की हत्या के विरोध में भाजपा ने कल जमशेदपुर बंद की घोषणा की है। आजसू पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने भी आज मशाल जुलूस और कल बंद का आह्वान किया है। मौजूदगी में उस जुआ की जो अपराधियों ने हत्या करने का काम किया है, उन पर तो फास्ट ट्रैक गठित करके अविलंब सजा देने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ वैसे पुलिसकर्मी जिनकी मौजूदगी में उस जुआ की चापड़ से अपराधियों ने हत्या की है, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजने का काम सरकार करे। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन कल शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को जमशेदपुर पूर्णतः बंद रहेगा, ठप रहेगा इस पुलिसिया और प्रशासन के विरोध में। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर उगाही का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि एक पुलिसकर्मी पोस्टिंग तक की जिम्मेदारी निभा रहा है, जिसके सामने अफसर तक बेबस हैं। सोरेन की सुरक्षा में कोई एएसआई है अजय सिंह करके, वही डीजी का भी काम कर रहे हैं, एसपी का भी काम कर रहे हैं, वसूली का भी काम कर रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी, चाहे डीजी हो, चाहे किसी भी विभाग के, चाहे एसपी गण हो, सब उनके सामने लोग लाचार और बेबस हैं। रांची के डकरा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 19 वर्षों से बंद पड़े केंद्रीय विद्यालय का पुनः संचालन शुरू किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केवल एक विद्यालय का पुनः खुलना ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसी सोच के अनुरूप इस विद्यालय को पुनः प्रारंभ करने में सफलता मिली है। श्री सेठ ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालयों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई लोग मौजूद रहे। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच कल घरेलू बाजार में बड़ी राहत मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है।
इस वर्ष 6 बार की लगातार बढ़ोतरी के बाद पहली बार 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 183 रुपये 50 पैसे घटाए गए हैं। वहीं छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 13 रुपये घटाकर 808 रुपये 50 पैसे कर दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल समाहरणालय में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों की ओर से अब तक की कार्य प्रगति और लंबित कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में अमृतलाल नागर भारतीय धर्म और संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये शोधपरक कृति अमृतलाल नागर के साहित्य के माध्यम से भारतीय धर्म, संस्कृति एवं जीवन मूल्यों का गंभीर और संतुलित अध्ययन प्रस्तुत करती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुस्तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राज्यपाल ने पुस्तक की लेखिका डॉक्टर समीक्षा मिश्रा को इस कृति के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। गृह मंत्रालय ने रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए हमले पर संज्ञान लिया है। मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने रांची थाना में मामला दर्ज कर केस अपने हाथ में ले लिया है। इसमें यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई तक जुड़े पाए गए हैं। साथ ही विदेश यात्रा और संदिग्ध संपर्कों की भी जानकारी मिली है। देश की सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड अंतर्गत गंगा आहर गांव से एक बेहद सुखद तस्वीर सामने आई है। यहां आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित आदि कर्मयोगी अभियान ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हजारीबाग जिले का सुदूरवर्ती गंगा आहर गांव आज जन कल्याण की एक नई इबारत लिख रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत इस आदिवासी बहुल गांव में विकास की किरणें घर घर तक पहुंच रही हैं। लगभग 2 साल पहले शुरू किए गए इस विशेष अभियान का सीधा फायदा अब बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को मिलने लगा है। केंद्र सरकार का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग भी कहते हैं कि इन गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं। इस अभियान के तहत केवल कागजी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की जा रही हैं, बल्कि सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे ऊपर रखा गया है। गांव में समय समय पर विशेष मेडिकल कैंप आयोजित कर ग्रामीणों की बीपी, शुगर, मलेरिया के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गंभीर बीमारी सिकल सेल और हीमोग्लोबिन की गहन जांच की जा रही है। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड में प्रॉब्लम, हम लोग सारा इकट्ठा करके फिर इसको हम लोग ब्लॉक को भेजेंगे। हम लोग सब मिलजुल के इस कार्य को आगे करेंगे ताकि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो आते हैं, जो लोग आते हैं, उन लोगों को कहीं कठिनाई नहीं हो, दौड़ना नहीं पड़े। अभी हम लोगों ने फॉर्म फिलअप करके हम लोग आगे तक ले जाएंगे और इसको जल्द से जल्द काम कराएंगे ताकि उन लोगों को परेशानी नहीं हो। गांव की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पहले छोटी मोटी बीमारियों और दवाओं के लिए उन्हें कोसों दूर शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके अपने गांव में ही डॉक्टरों की टीम आ रही है और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैल्शियम तथा आयरन जैसी जरूरी सप्लीमेंट्स और दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। शिविर के माध्यम से लोगों का बीपी, शुगर, मलेरिया का एडिके किट और मलेरिया स्लाइड
सिकल सेल हीमोग्लोबिन जांच किया जा रहा है। दस्तावेज और स्वास्थ्य के साथ साथ यह अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक सशक्त जरिया बन चुका है। स्थानीय युवाओं और मजदूरों के मनरेगा जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें गांव की ही विकास योजनाओं में सीधा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से और सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने आए थे यहाँ पे, अभी बन गया है। बोले कि बात गांव में सब चीज़ मिलेगा यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, डोभा या बागवानी मिलेगा आपको काम करने के लिए, जो भी है। बुनियादी अधिकारों, बेहतर स्वास्थ्य और स्वावलंबन के इस त्रिवेणी संगम ने यह साबित कर दिया है कि अगर योजनाएं सही नीयत से धरातल पर उतारी जाएं, तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को भी खुशहाल बनाया जा सकता है। हजारीबाग से नितेश की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। 57 दिन की जो यात्रा है पारंपरिक नुनगांव, पहलगांव मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से ही यात्रा की अनुमति दी गई है। धार रोड और मुगल रोड जैसे जो अन्य वैकल्पिक मार्ग हैं वहां से आप यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। यात्रियों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रमुख राजमार्ग हैं उनमें लोगों को थोड़ा सा जगह जगह पर रोका जा रहा है, जिससे कि यात्रा में किसी तरह से बाधा ना आए। तो अगर आप जम्मू कश्मीर जाने का इस वक्त प्लान कर रहे हैं, आप नॉर्मल भी प्लान कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो भी आपको कहीं कहीं अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। इसकी भी आप तैयारी कर लें। और वैकल्पिक मार्ग जो यात्रा के हैं, अमरनाथ यात्रा के, उनको बंद कर दिया गया है। केवल और केवल जो ये प्रशासनिक मार्ग तय किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, वहीं उसी के जरिए ये श्री अमरनाथ की यात्रा जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। या अनेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से संवाददाता, और थोड़ी देर बाद हम उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अब हरी झंडी दिखा दी है, पहले जत्थे को रवाना किया है और अब इसकी आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक अनंत धाम कहा जाता है, जहाँ पर भगवान शिव हिमखंड के रूप में दर्शन देते हैं। और ये माना जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को वहीं पर अमर कथा सुनाई थी और इसीलिए ये इस क्षेत्र का अत्यंत पवित्र महत्व माना जाता है। कई बड़ी संख्या में वहाँ पर आपको पक्षी दिखाई देते हैं, क्योंकि उस वक्त माना जाता है कि जब ये कथा चल रही थी, अमर कथा, तब एक शुक पक्षी ने भी उस कथा को सुना था। तो आज भी लोगों को वहाँ पर पक्षियों के दर्शन होते हैं, कबूतर के दर्शन होते हैं और जिससे बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और हिमखंड के बीच में बाबा बर्फानी, जिसे प्यार से लोग बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं, उनके दर्शनों के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं और प्रार्थना करते हैं महीनों भर, सालों से पहले कि बाबा अमरनाथ हमें बुलाएं, और आज वो मौका आ गया है। मार्गों में अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग अपने सेवा कार्य में भी लगे रहते हैं और किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार, राज्य और केंद्र दोनों तरफ से लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना देश के कोने कोने में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यवसायियों के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई है। हजारीबाग नगर निगम परिसर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस दौरान लाभार्थी इस योजना के फायदे गिनाते नहीं थके। हजारीबाग के नगर निगम परिसर में आयोजित स्वनिधि महोत्सव आज उन छोटे दुकानदारों की मुस्कान और कामयाबी का गवाह बना जो कभी पूंजी के अभाव में कर्ज के जाल में फंसे रहते थे। इस अवसर पर हजारीबाग नगर निगम के सिटी मैनेजर कृष्णा की अगुवाई में योजना के तहत लोन लेकर अपना व्यवसाय बढ़ाने वाले और समय पर लोन चुकाने वाले कई शहरी पथ विक्रेताओं को मंच पर सम्मानित किया गया। फुटपाथ विक्रेता, उन लोगों को
तीनों ट्रेंच का लोन दिलवाना था, 15,000, 25,000, 50,000, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान सरकार ने करवाया है, जो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहा। कम ऋण जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट भी कम है। अगर वो पेफोन यूज करते हैं और 25 ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी माफ हो जाता है, सिर्फ उनको लोन देना होता है। डिजिटली एक्टिव करने के लिए भी हम लोग इसमें अवेयरनेस फैला रहे हैं। इस कल्याणकारी योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अपने छोटे व्यवसाय को नई ऊंचाई देने के लिए बिना किसी गारंटी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में क्रमशः 15,000 रुपए, 25,000 रुपए और 50,000 रुपए तक के आसान और ब्याज मुक्त ऋण की ऑन द स्पॉट प्रदान किया गया। इस योजना का साक्षात लाभ उठाने वाले हजारीबाग के स्थानीय फुटपाथ दुकानदार अनिल कुमार सिन्हा ने अपना अनुभव साझा किया। मिला कि मैंने जैसे ही 10,000 का लोन चुकता किया तो फिर मुझे तुरंत दोबारा जो है 20,000 के लिए दिया गया। 20,000 का मैंने खत्म किया, मुझे 50,000 का लोन मिला। मैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेले में आई सुनीता देवी और रिंकी देवी जैसी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने यहां आकर आत्मनिर्भरता के इस सरकारी नुस्खे को बारीकी से समझा है। इस पैसा से यही कि आप अपना कुछ भी कर सकते, छोटा मोटा दुकान दे सकते, सिलाई वगैरह का, या कुछ भी छोटा मोटा दुकान, सिलाई हो या ये क्या बोल रहे हैं आपका कपड़ा दुकान हो, या कोई भी बिजनेस में लगा सकते हैं। मतलब इसमें परसेंट भी कम है और कुछ हम लोग कर सकते हैं, कुछ मतलब पैसा लेने के बाद मतलब हम लोग अपना कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, दुकान या कुछ भी सब्जी भी लेकर बैठ के बेच सकते हैं। केंद्र सरकार की इस दूरदर्शी पीएम स्वनिधि योजना का सीधा लाभ पाकर आज हजारीबाग के सैकड़ों फुटपाथ दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। ये योजना न केवल देश के छोटे व्यवसायियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करा रही है, बल्कि लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीनी धरातल पर पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रही है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और महिला सशक्तिकरण की सोच अब गांव-गांव तक नई ऊर्जा पहुंचा रही है। रामगढ़ में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ अपने हुनर को निखार रही हैं, बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। रामगढ़ जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं सिलाई मशीन के संचालन से लेकर विभिन्न प्रकार के परिधानों की कटिंग और सिलाई की बारीकियां सीख रही हैं। सिलाई का रास्ता अपनाए है क्योंकि हर महिला पढ़ी लिखी नहीं है, तो जो जिस रूप में है अपना काम करना चाहती है, पर शर्ते कि उनको उतनी रोजगार नहीं होता है, मिलता है कहीं भी नहीं मिल पाता है। आगे बढ़ना भी चाहती है नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अभी के समय में हमारे श्री नरेंद्र मोदी हर एक संभव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। प्रशिक्षण से जुड़ी महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने के साथ साथ समाज में अपनी अलग पहचान बनाने का सपना साकार कर रही हैं। उनका मानना है कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। उज्ज्वला फाउंडेशन का गठन किया। उज्ज्वला फाउंडेशन का गठन का माध्यम है कि इसमें महिलाओं जो कि अनपढ़ भी हो, निरक्षर भी हो, वो भी महिलाओं को यहाँ पर रोजगार से जोड़ा जाए ताकि वह घर बैठे अपना अर्न सुनिश्चित करे और अपना आत्मनिर्भर बनकर अपने बच्चों का भविष्य बना सके। महिलाएं घर में बैठी है, यहाँ लाके अपना पेटीकोट सिलाई करती है, उन लोगों को पेमेंट दिया जाता है, और जो महिलाएं आयरन करती है उन लोगों को भी पेमेंट दिया जाता है। रामगढ़ की ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि अवसर और प्रशिक्षण मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर सकती हैं। रामगढ़ से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची के ओरमांझी में उत्पाद विभाग और पुलिस ने अवैध शराब कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस मामले में बिहार के पूर्व एमएलसी सुबोध राय, चालक और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में तैयार शराब पर दूसरे राज्यों के नामी ब्रांडों के फर्जी लेबल चिपकाकर उसे कम कीमत पर बाजार में उतारने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान शराब की 373 पेटी जब्त की गई।
और अब मौसम। राज्य में मानसून सक्रिय है और 8 जुलाई तक विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस दौरान राजधानी रांची समेत पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ समेत इससे सटे क्षेत्रों में वर्षापात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं है। अभिषेक शर्मा की 12 महीने से जारी बादशाहत को तोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट विकेटकीपर सह बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की ताज़ा T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज और पहले विकेटकीपर हैं। उनसे पहले कोहली, सूर्यकुमार और अभिषेक शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की। राजधानी रांची पहली बार देश के प्रतिष्ठित डूरंड कप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। एशिया की सबसे पुरानी और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वें संस्करण में रांची को मेजबान शहर के रूप में शामिल किया गया है, जिसे राज्य के खेल इतिहास की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 25 जुलाई से होगा, जबकि रांची में मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे। यहां लीग चरण के कई मुकाबलों के अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी आयोजित किया जाएगा। आज के हेल्थ सेगमेंट में जानते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी कई तरह की होती है और ये दूसरे लोगों से भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखते हैं एलर्जी के लक्षण और उससे बचाव के तरीकों के बारे में। एलर्जी की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। एलर्जी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की एक असामान्य प्रतिक्रिया है। जब कोई पदार्थ जैसे धूल, परागकण, जानवरों के रेशे, कुछ खाद्य पदार्थ या दवाएं शरीर में प्रवेश करती हैं या उनके संपर्क में आती हैं, तो कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम उन्हें हानिकारक समझकर प्रतिक्रिया देने लगता है। इसी रिएक्शन को एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी के लक्षणों में बार बार छींके आना, नाक बहना, आंखों में खुजली या पानी आना, त्वचा पर रैशेज या खुजली या फिर सूजन और कभी-कभी सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण शामिल हैं। एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं। वातावरण में उपस्थित कुछ विशेष पदार्थ, भोजन, दवाएं या त्वचा का किसी पदार्थ के संपर्क में आना, ये सभी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी है तो सबसे पहले उसका कारण जानना आवश्यक है। डॉक्टर की सलाह से एलर्जी का टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जिससे एलर्जी का सही कारण पता करने में सहायता मिल सकती है। उपचार के लिए कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। एलर्जी एक आम समस्या है, लेकिन सही जानकारी, सावधानी और समय पर इलाज से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि एलर्जी के लक्षण बार बार दिखाई दें या गंभीर हो तो इसमें देर न करें, विशेषज्ञ को दिखाएं और इसका सही उपचार करवाएं। और आखिर में देखते हैं इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल ने SIR के तहत स्वगणना का भरा फॉर्म। सीईओ के रवि कुमार भी रहे मौजूद। राज्यपाल बोले, प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो शामिल। 19 वर्षों से बंद पड़े रांची का डकरा केंद्रीय विद्यालय आज फिर से खुला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया शुभारंभ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जताई प्रतिबद्धता। और राज्य के कई जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। 8 जुलाई तक इसी तरह दिखेगी मानसून की सक्रियता। वर्षापात के आंकड़ों में भी सुधार।